नमस्कार दोस्तों, आइए अपना कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर फिर से कंटिन्यू करते हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा कि कैसे कैबिनेट मिशन भारत आया और उसने भारत के लिए एक संविधान सभा बनने के रास्ता खोल दिया। साथ ही साथ भारत के लिए एक अंतरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार के लिए भी बातचीत तय कर दी और अंतरिम गवर्नमेंट के लिए भी चुनाव करने का रास्ता खोल दिया। इस प्रकार से जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसके लिए कहा गया कि 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक मेंबर भारत की संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा जाना था और इसके लिए चुनाव होना था इनडायरेक्टली। और उस समय जो ब्रिटिश इंडिया था उसके जो टोटल जनसंख्या थी वो थी 38.9 करोड़। इसके लिए जो सेंसस का डेटा प्रयोग किया गया वो थी 1941 की जनगणना, 1941 के सेंसस। तो 1941 के सेंसस के मुताबिक 389 मेंबर्स जो है वो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या भारत की संविधान सभा के लिए सेलेक्ट किए गए, क्योंकि उस समय ब्रिटिश इंडिया की जो जनसंख्या थी वो थी 38.9 करोड़। 389 मेंबर्स को 3 भागों में बांटा गया, क्योंकि उस समय ब्रिटिश इंडिया 3 तरह से गवर्न होता था। एक, जहां पर कोई भारतीय ब्रिटिश के अंडर में मुख्यमंत्री था जिसे कि विधान मंडल कहते थे। जैसे उत्तर प्रदेश उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था और 1935 से वहां कांग्रेस के गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश जो आजकल है उस समय उसको सीपी या सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत कहा करते थे, वहां पे भी मुख्यमंत्री था। कुल मिला के ऐसे राज्य थे भारत में 11 जिन्हें ब्रिटिश प्रोविंस कहते थे। तो इन ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए 292 मेंबर्स का सेलेक्ट किया गया। 292 मेंबर्स कहां से आने थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस से आने थे। 4 ऐसे क्षेत्र थे जहां पर इन लोगों का डायरेक्ट कंट्रोल था, उनको आज के जो यूनियन टेरिटरी है या केंद्र शासित प्रदेश है उनके जैसे मान सकते हैं। और इस तरह से इन चारों को चीफ कमिश्नरीज कहते थे। तो ये 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस से आने थे, 4 चीफ कमिश्नरीज से आने थे और 93 मेंबर्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स या देसी रियासतों से आने थे। उस समय भारत में प्रिंसली स्टेट्स की संख्या थी 565। कुल मिला के 565 छोटे बड़े राजा थे। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 थी और चीफ कमिश्नरीज की संख्या 4 थी और इनके लिए एलोकेटेड सीटें हुई 292, 4 और 93। इस तरह से भारत की संविधान सभा के लिए सीटें एलोकेट कर दी गई। अब इसमें हमें यह समझना है कि चुनाव कहां कहां होना है। तो देखिए, जो ब्रिटिश प्रांत है यहां पर इलेक्शंस होने थे, इसको ई करके लिख देते हैं। इसी तरह से चीफ कमिश्नरीज में भी यहां पे भी इलेक्शंस होने थे, जबकि राजा के इलाके में कभी कोई चुनाव नहीं होता। यहाँ पर राजा को अधिकार था कि वो किसी को भी नॉमिनेट क्या कर सकता था, इसलिए राजा के इलाके में नॉमिनेशंस हुए और बाकी सभी इलाकों में जो था वो इलेक्शंस होना था। तो आइए देखते हैं कि इलेक्शंस कितनी सीटों पर हुए। आइए इसको समझते हैं, इसके लिए फिर और डिटेल में इस पे हम बात करते हैं। तो जो इलेक्शंस की सीटें हुई टोटल, जितने पे चुनाव होना था, इलेक्शंस होने थे, इलेक्शंस के लिए निर्धारित सीटें हुई ब्रिटिश प्रांतों की 292 सीट और चीफ कमिश्नरीज की 4 सीट। कुल मिलाकर 296 सीटों पर चुनाव कराए जाने थे। जबकि नॉमिनेशंस के लिए जो सीट थी वो थी राजाओं वाली। राजा को अधिकार था कि वो किसी को भी अपने तरफ से नॉमिनेट करके भारत की संविधान सभा में भेज दे और इसके लिए थी 93 सीट। अब सवाल यहाँ से एक बन सकता है कि क्या भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्योरली इलेक्टेड थी? नहीं, इसका जवाब है नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्शियली इलेक्टेड थी और पार्शियली नॉमिनेटेड थी, क्योंकि इसके 296 सीटों पे तो चुनाव हुए लेकिन 93 सीटों पर नॉमिनेशंस हुए जो देसी रियासतें या राजाओं के लिए। अब आइए समझते हैं इन 296 सीटों पे चुनाव हुए तो क्या हुआ। 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, जिसमें से कि 208 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीता और 73 सीट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जीता और 15 सीट अदर पार्टीज ने जीती। अदर पार्टीज जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, स्वराज पार्टी नाम की एक पार्टी थी, एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। इन सभी पार्टियों ने मिलकर कुल 15 सीट जीती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीट जीती और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि सेकेंड मेजर पार्टी थी उस समय इंडिया में, उसने 73 सीट पर विजय हासिल की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 296 सीटों पर यह आंकड़ा रहा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आइए समझते हैं कि 296
96 सीटों में कितना किस संप्रदाय और जाति से लोग इलेक्ट हुए? तो 296 जो सीटें थी उसमें से 213 सीटों पे जनरल कैंडिडेट जीते। कितने सीटों पे? 213 सीटों पे जनरल कैंडिडेट जीते। 79 सीटों पर मुस्लिम्स कैंडिडेट जीते, ठीक है, मुस्लिम कैंडिडेट जीते, और 4 सीटों पर सिख कैंडिडेट जीते। अब यहाँ पे जो जनरल वर्ड लिखा है ना भाई, ये जनरल वर्ड ये इंडिकेट करता है कि वो आज का जनरल नहीं है, आज के जनरल ऐसा नहीं। उस समय जनरल में मुस्लिम और सिख छोड़कर बाकी सभी लोग आते थे, मतलब सारे हिंदू, इसके अलावा सारे क्रिश्चियन, सारे के सारे बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे लोग जो है जनरल में आते थे। तो कुल 213 जनरल के कैंडिडेट्स 296 में जीते, 79 मुस्लिम जीते और 4 सिख जीते। अब अगर आप 79 का आंकड़ा देखें और मुस्लिम लीग से जीते कैंडिडेट का आंकड़ा देखें तो देखेंगे कि मुस्लिम लीग से 73 मेंबर्स जीते थे, जबकि यहाँ पे मुस्लिम की संख्या 79 है। इससे ये इंडिकेट होता है कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों में, बेसिकली कांग्रेस से कुछ मुस्लिम कैंडिडेट जीते हुए होंगे, ठीक है। इसके अंडर में, इसी जनरल में से कुछ लोग एससी थे जिनको गांधी जी हरिजन कहा करते थे। उस समय दलित शब्द का प्रयोग नहीं होता था, हरिजन। ये 33 लोग भारत की संविधान सभा में हरिजन कम्युनिटी थे से, और वुमेन्स जो थी उनकी संख्या थी 15। भारत की संविधान सभा में 15 महिलाएं थी और हरिजनों की संख्या 33 थी। इस तरह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई वो पूरी की पूरी बन गई। भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव हुए थे जून जुलाई 1946 में, और इसी के साथ एक और चुनाव हुआ था जिसकी बात कैबिनेट मिशन करके गया था। एक नहीं, कुल मिला के 2 चुनाव हुए थे। एक हुआ था इंटरिम गवर्नमेंट का चुनाव, इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शन। इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शन किस साल हुआ था? ये भी हुआ था 1946 में। किससे? इसी संविधान सभा के चुनाव के साथ साथ। टोटल सीटें इसके लिए एलोकेट हुई थी 102, जिसमें से कि कांग्रेस ने 59 सीट जीती और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जीती 30 सीट, और बाकी रेस्ट जितनी सीटें बची वो अदर पार्टीज ने जीती थी, अदर पार्टीज ने। अब देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट में भी 102 सीटों के रिस्पेक्ट में 59 सीट जीती है कांग्रेस। मुस्लिम लीग का डबल, 102 का आधा किया जाए अगर, तो 51 सीट हुई। तो सरकार बनाने के लिए जो 52 सीट है उससे ज्यादा इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है। इससे हम ये कह सकते हैं कि अंतरिम सरकार या इंटरिम गवर्नमेंट भी किसकी बनने जा रही है? ये भी बनने जा रही है कांग्रेस की। इसके साथ एक और चुनाव हुआ जिसको कहते हैं प्रोविंशियल इलेक्शन। जो 11 प्रांत थे भारत में उस समय, 11 प्रांतों में भी चुनाव इसी चुनाव के साथ हुआ था, ठीक है। इस चुनाव को कहेंगे प्रोविंशियल इलेक्शन। कौन सा इलेक्शन? प्रोविंशियल इलेक्शन 1946। भारत में टोटल ब्रिटिश प्रांत थे, टोटल ब्रिटिश प्रोविंसेस थे 11, और इन 11 बताया था पीछे मैंने, इन 11 प्रांतों में जब चुनाव हुए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 8 प्रांत जीते, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जीते कितने प्रांत? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जीते 3 प्रांत, और ये तीनों के तीनों मुस्लिम मेजॉरिटी के प्रांत थे, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थे। और ये प्रांत हुए सिंध, बंगाल और पंजाब। इन 3 राज्यों में मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री बने, बाकी 8 राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। इन सारे परिणामों को देखकर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को काफी नुकसान हुआ। इनके नेता मोहम्मद अली जिन्ना इस बात से काफी ज्यादा अपसेट भी हुए, ठीक है। वैसे तो मोहम्मद अली जिन्ना कैबिनेट मिशन की फाइनल रिपोर्ट से ही काफी नाराज थे, क्योंकि उनके लिए सेपरेट पाकिस्तान की जो डिमांड थी उसको कैबिनेट मिशन ने खारिज कर दिया था। इस वजह से बहुत नाराज थे। लेकिन उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे या भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवल, उन्होंने जिन्ना को बुला के समझाया कि अगर आप कोई दंगा फसाद करेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं कि इस समय रूलिंग में हम हैं, अर्थात ब्रिटिश सरकार है। आप बॉम्बे हाई कोर्ट के एक अच्छे वकील, एक अच्छे बैरिस्टर हैं, आप जानते हैं कि ब्रिटिश मोनार्की या हर हाइनेस की सरकार अपने विरोधियों या दंगा फसादियों से कैसे डील करती है। इसलिए आप अगर बड़े नेता हो तो आपको संविधान सभा और ब्रिटिश प्रोविंसेस के चुनाव में और प्रिंसली ये इंटरिम गवर्नमेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए।
अगर आप बड़े नेता होंगे तो आपको ज्यादा वोट मिलेगा, अगर आपको ज्यादा वोट मिलेगा तो इंतरिम गवर्नमेंट के लिए भी हम आपको ही बुलाएंगे। और अगर आप इंतरिम गवर्नमेंट के सरकार बनाने में सफल रहे तो फाइनली जब ब्रिटिश सरकार यहां से जाएगी, अंग्रेज यहां से जाएंगे 1948 की जून के पहले पहले, तो जिसकी इंतरिम गवर्नमेंट होगी उसी को पावर ट्रांसफर की जाएगी, ये बात तय है। और इस तरह से आपको पावर ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन इस इलेक्शंस के बाद ये क्लियर हो गया कि संविधान सभा में भी कांग्रेस का बहुमत है, इंतरिम गवर्नमेंट में भी 59 सीटें जीती है कांग्रेस ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 30 सीट के रिस्पेक्ट में। और प्रोविंशियल स्टेट्स जो है, जो कि ब्रिटिश प्रांत है, इसमें भी 11 सीटों में से 8 सीट कांग्रेस ने जीती है। ये क्लियर हो गया कि अंतरिम गवर्नमेंट या इंतरिम सरकार किसकी बनने जा रही है, वो बनने जा रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और इस तरह से बहुमत को देखते हुए वायसराय लॉर्ड बेबल ने 12 अगस्त 1946 को एक निमंत्रण भेजा। 12 अगस्त 1946 इस दिन है मंडे। इसी दिन इन्होंने लॉर्ड वेबल जो वायसराय थे भारत के, वायसराय क्या नाम था इनका, वायसराय लॉर्ड वेबल, इन्होंने एक इनविटेशन भेजा। किसको? लॉर्ड वेबल ने एक इनविटेशन भेजा इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि भाई आओ और क्या करो, इंतरिम गवर्नमेंट आप बना लो। किसको निमंत्रण भेजा? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि आकर आप एक इंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म करो, क्योंकि इंतरिम गवर्नमेंट में आपका बहुमत है। ये एक बहुत बड़ा झटका था मोहम्मद अली जिन्ना के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि इंतरिम गवर्नमेंट जिसकी बनेगी उसी को पावर ट्रांसफर होगा इंडिपेंडेंट इंडिया का, और जो आज इंतरिम गवर्नमेंट का हेड होगा वही आने वाले वक्त में भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा। इस निमंत्रण ने उनको काफी ज्यादा हर्ट किया और वो बौखला से गए, और बौखलाने के बाद उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया। इसी शाम 12 अगस्त 1946 की मंडे के शाम एक मीटिंग बुलाई गई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, जिसमें संबोधित करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की बात कही। किसकी बात कही? डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की। कही कि कह दिया कि आने वाले जुमे के दिन भारत के जहां जहां पे मुस्लिम बाहुल्य स्टेट्स हैं, मतलब जहां जहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सरकार है, वहां के हिंदुओं पर हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि ये आपका एक्शन का तरीका कैसा होगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस के तरीके में भरोसा नहीं। मतलब एक तरह से एक दंगे की बात कह रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना। और उसके लिए डेट निर्धारित की गई आने वाला जुमा, अर्थात 16 अगस्त 1946। अब इसके लिए क्या हुआ? इस दिन डायरेक्ट एक्शन होना है या सीधी कार्रवाई दिवस मनाने जा रही है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। आइए समझते हैं हम कि डायरेक्ट एक्शन के दिन होना क्या शुरू हो गया। डायरेक्ट एक्शन जिस दिन घोषित किया गया वो डेट थी, डायरेक्ट एक्शन या सीधी कार्रवाई दिवस के तिथि थी 16 अगस्त 1946। इसको इंडियन हिस्ट्री में एक ब्लैक डे भी कहा जाता है, सीधी कार्रवाई दिवस। और दिन वो था इस दिन शुक्रवार, अर्थात जुमे का दिन था, शुक्रवार। इसका जिक्र भी मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने भाषण में किया था। इस दिन के आने के पहले बंगाल नाम के स्टेट में, जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सरकार थी, यहां के मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी ने बंगाल राज्य में पुलिस की छुट्टी कर दी। क्या कर दी? पुलिस की छुट्टी कर दी। और पुलिस ऑलरेडी 16 तारीख से पहले छुट्टी पर चली गई, बंगाल पुलिस विहीन हो गया। और इस तरह से 16 तारीख को सुबह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गुंडे सड़कों पर निकल आए और ढूंढ ढूंढ के हिंदुओं को कत्ल करना शुरू किया। इसके लिए आप हमारा डायरेक्ट एक्शन डे वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं इसे कमेंट में आपके पिन कर दूंगा। और इसी के साथ आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगले लेक्चर में हम आके बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठकों के बारे में या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशंस के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।